तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 मैथ का दूसरा चैप्टर जो है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इसकी पहली प्रश्नावली 2.1। तो आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज का वीडियो थ्योरी और क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थ्योरी को समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्वेश्चन भले लगा लीजिएगा लेकिन आपके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा। तो इसीलिए पहले हम थ्योरी देखेंगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले मैं सोचा था कि इस पूरे मतलब थ्योरी और पूरी प्रश्नावली को एक ही वीडियो में समाप्त कर दूं, लेकिन एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। इसका दो पार्ट आएगा, यानी 2.1 से रिलेटेड दो पार्ट आएगा और दो पार्ट में आपकी पहली प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। पहली प्रश्नावली और थ्योरी सब चीज समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हमने आपको एक बार मैं फिर आपको बता दूं, दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। लेक्चर ये तीसरा है, पार्ट 1 है, प्रश्नावली 2.1 है। देखिए पहला लेक्चर जो आया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन जाना था, मैथ में टोटल कितने यूनिट है, हर यूनिट में कितने चैप्टर है और हर यूनिट से कितने नंबर के मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। दूसरा लेक्चर जो आया था उसमें हमने फार्मूले को देखा था, जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति अवकलन समाकलन के लिए इंपॉर्टेंट था। ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम 2.1 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और यह पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 1। और इसके बाद जो चौथा लेक्चर रहेगा उसमें पार्ट 2 रहेगा और उसमें भी हम 2.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी और पूरे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में मतलब लाना वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरे मोबाइल को उतना स्टोरेज नहीं है जिससे मैं कर सकूं। क्योंकि मैंने कल ऐसे 33 मिनट का वीडियो बनाया, फिर वो जान लीजिए फिर पूरे गड़बड़ हो गए, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ इस टॉपिक को, ठीक है। तो समझ गए। एक चीज दोस्त मैं बता दूं, जैसे देख लीजिए ये चीज तो आप समझ गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रश्नावली है, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्नावली यदि है दोस्त, एक बड़ी बात आप समझ लीजिए बस, यदि कोई प्रश्नावली है, वो प्रश्नावली बड़ी है, उसको एक पार्ट में नहीं समाप्त कर पा रहे हैं, एक वीडियो में नहीं समाप्त कर पा रहे हैं, तो उसके लिए दो पार्ट आएगा। यानी कि एक प्रश्नावली को सॉल्व करने में जितना वीडियो लगेगा, जैसे एक प्रश्नावली को 5 वीडियो हम समाप्त किए, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इस तरीके से आएगा। और लेक्चर अपना शुरू से लेकर लास्ट तक चलेगा, लेकिन हर प्रश्नावली का अपना एक पार्ट होगा। ये शुरुआत है, इसलिए मैं इसे बता दे रहा हूँ। तो चलिए ये चीज तो आप जान गए दोस्तों। आप त्रिकोणमिति फलन तो पढ़ते चले आए होंगे, पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति पहली बार सुन रहे हैं। तो देखिए पहले तो हमें जान लेते हैं त्रिकोणमिति फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते किसे हैं, क्योंकि इसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो जब तक आप इस चीज को नहीं जानोगे तो क्वेश्चन कैसे लगाओगे, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति फलन और प्रतिलोम। त्रिकोणमिति फलन तो आप जानते ही होंगे, त्रिकोणमिति फलन तो आप जानते होंगे क्योंकि आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, लेकिन प्रतिलोम पहली बार आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ये ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमिति फलन दोस्तों 6 होते हैं, आप जानते होंगे। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉट थीटा और एक होता है कॉसेक थीटा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक थीटा, ठीक है। ये त्रिकोणमिति फलन होते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि त्रिकोणमिति फलन यदि ए है या ए कोई टेन थीटा यदि त्रिकोणमिति फलन है, तो आप ये सोच रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति हो जाता होगा 1/tan थीटा, क्योंकि आपके मन में शायद ऐसा आ रहा हो कि त्रिकोणमिति है तो प्रतिलोम मतलब उल्टा, ये हो सकता है। आपके मन में यदि ऐसा आ रहा है कि ए प्रतिलोम त्रिकोणमिति है तो एक गलत विचार है आपका, ठीक है, एक गलत है। ये त्रिकोणमिति है, दोनों त्रिकोणमिति फलन है। तो आप समझ गए ना त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। अब मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, इस ट्रिक की सहायता से आप तुरंत पता कर लोगे कौन प्रतिलोम और कौन त्रिकोणमिति। तो दोस्तों आप लिख लीजिएगा फलन रहेगा और फलन के साथ में कोण और बराबर में संख्या। फलन रहेगा, फलन के साथ कोण
के बराबर बाद संख्या, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, फलन का मतलब क्या है, यानी कि जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है इसमें में से कोई एक फलन होगा। तो जिसे मान लीजिए हम मान लेते हैं tan थीटा, tan, अब थीटा इक्वल टू क्या है, हम मान लेते हैं 30 अंश, ठीक है, और बाद में संख्या। तो मेरे दोस्त इसमें तुम ये बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं फलन क्या है तो आप कहोगे, हम अगर आपसे पूछे त्रिकोणमितीय फलन कौन है तो भाई तुम कहोगे ये। मैं पूछूं कोण कितना है तो कहोगे भाई 30 अंश, और संख्या क्या है ये है। तो यदि फलन हो, फलन के साथ में कोण हो और बराबर के बाद संख्या हो, यदि इस रूप में होगा तो हो जाएगा त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। प्रतिलोम कैसे पहचानेंगे तो देख लीजिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसका फोटो कुछ भी नोट्स में जरूर लिख लेना, बहुत सही है। इसके बाद क्या है, फलन है, ठीक है, और फलन का इनवर्स रहेगा। इसके बाद क्या है, संख्या, और इसके बाद कोण। तो आप इसे कहेंगे प्रतिलोम। अब देखिए इसी से हम प्रतिलोम का भी उदाहरण आपको समझा दे रहे हैं। देखिए tan है ना, जब tan को हम इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 30 अंश, क्योंकि tan इधर लेके चले आए, और tan इधर आ जाएगा तो हो जाएगा इनवर्स। तो tan इनवर्स 1/√3। ये जो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, या इसी को हम इस साइड ला दें, tan इनवर्स 1/√3 बराबर में 30 अंश। अगर हम इसे इस तरीके से लिख दें, चाहे इस तरीके से लिख दें या इस तरीके से लिख दें, तो ये हो जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति और ये हो जाएगा त्रिकोणमिति। अब इसमें आप अंतर देखिए क्या है, इसमें फलन और कोण साथ हैं, इसमें फलन और संख्या साथ में है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे फलन इनवर्स में नहीं, लेकिन यहाँ पे फलन देखिए इनवर्स में, और यहाँ पे भी हम लगाए हैं। तो मेरे दोस्त प्रतिलोम त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति फलन को पहचानने का मैंने सिंपल सा तरीका बता दिया है, कहीं गलत नहीं होगा, इसी तरीके का रहेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे आप समझ गए ना। अब देखिए जैसे देखिए cos थीटा क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन। बस इतना ही समझाना था, लेकिन इसके आगे मैं थोड़ा समझाने के लिए एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं जल्दी से। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं cos थीटा का आप उल्टा लिखिए, तो आप उल्टा क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा। अब इस 1/cos थीटा को क्या तुम और क्या लिख सकते हो, इस 1/cos थीटा को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक sec थीटा, क्योंकि आप भाई sec थीटा, क्योंकि आप हमेशा शुरू से पढ़ते आए हैं, sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो आप sec थीटा भी लिख सकते हो। और मान लीजिए यदि आपका sec थीटा लिखने का मन ना हो, तो आप एक चीज और लिख सकते हो, वो एक चीज है ये cos थीटा का इनवर्स। 1/cos थीटा को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति में साइन है, साइन है तो साइन को आप 1/sin लिख सकते हो। लेकिन इस 1/sin का कोई फार्मूला नहीं होता है। जैसे हमने आपको बताया ना कि 1/cos थीटा है, तो cos थीटा को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो या sec थीटा लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई फार्मूला नहीं होता 1/sin का, कोई नहीं होता। तो अब देखिए आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, साइन इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स है। और अगर आप सोच रहे हो कि साइन इनवर्स, cos थीटा का इनवर्स और साइन इनवर्स में कोई अंतर नहीं है, तो गलत है। आपको सीधा दिख रहा है कि यहाँ cos और थीटा पूरे का इनवर्स है, और यहाँ पे थीटा है ही नहीं, यहाँ पे केवल साइन का इनवर्स है, तो ये भी डिफरेंस होता है, ठीक है। आप यदि ऐसा सोच रहे हो, ठीक, ये है प्रतिलोम, ये है त्रिकोण, यहाँ पूरे का अंतर है, यहाँ पूरे का अंतर नहीं है। तो आप साइन किस तरीके से लिख सकते हो, हमने इस तरीके से, मैं आपको बता दूं sec थीटा, तो sec थीटा का उल्टा क्या हो जाता है 1/sec थीटा। अब देखिए sec थीटा का उल्टा 1/, अब sec थीटा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं cos थीटा, और नहीं तो अगर आप ये लिखने का मन ना हो cos, तो आप लिख सकते हो sec थीटा का पूरे का इनवर्स, sec थीटा पूरे का इनवर्स। इसी प्रकार से sin cot tan cot जितने भी रहेंगे सबका इसी टाइप पे। अब ऐसे लिख लीजिए cosec, तो cosec का क्या हो जाता है 1/cosec, और 1/cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sin थीटा। अगर आपको sin थीटा नहीं लिखना है तो cosec थीटा की इनवर्स कर सकते हैं।
तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। ठीक इसी प्रकार से इसका भी एक कॉस है, कॉस को आप क्या लिख सकते हो 1/cos, और जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। तो ये होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। मैं जो अभी आपको फार्मूला बताया था फलन और कोण, उसी से आप समझ लीजिएगा, लेकिन आपको ये बताना जरूरी था इसलिए मैं आपको बता दिया। रुक जाइए, अब हम आगे देखते हैं। अब हमें आगे क्या देखना है। ये हो गया प्रतिलोम बारे में बता देंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे हम जानते हैं क्या देखेंगे, प्रत्येक फलन के मुख्य मान कितने होते हैं। जैसे कोई फलन होता है, हमने बताया त्रिकोणमिति फलन है, तो प्रत्येक फलन के मुख्य मान कितने होते हैं, क्योंकि यदि आप मुख्य मान नहीं जानेंगे और इस मुख्य मान का मतलब नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन लगा सकते हो और आपका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन को फील नहीं कर पाएंगे। यानी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, भले आप आंसर ला दें। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम मुख्य मान जाने कि मुख्य मान होता क्या है और इसका उपयोग क्या है। नहीं बस केवल साइन का मुख्य मान नहीं होता, तो इसका उपयोग क्या है ये भी हम जानेंगे। तो मेरे दोस्त, तो मैं जो अभी आपको त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति पहचानने का ट्रिक बताया था वो आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे, उसमें समझने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि यदि ये सो साइन इनवर्स हो, संख्या हो और बराबर में कोण थे प्रतिलोम है और ऐसा ना हो तो त्रिकोण है। तो अब चलिए हम देख लेते हैं मुख्य मान। और जब आप मुख्य मान को देख लेंगे ना तो अभी देखना, जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना तो आप क्वेश्चन फील करोगे कि हाँ यार क्वेश्चन पूरा एकदम समझ में आ रहा है ये चीज, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हो सकता है थ्योरी में थोड़ा समय लग जाए, जब आप थ्योरी समझ जाते हैं तो आपके लिए कोई चीज समझना बहुत सरल हो जाता है। अब देखिए हम चल रहे हैं आगे, मतलब फलन मुख्य मान अगर आप इंग्लिश लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू, फिर इधर फंक्शन फिर प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। तो देखिए मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं ए क्या है और ए क्या है। तो दोस्त ए है बंद अंतराल, बंद अंतराल। ठीक है, ये बंद अंतराल है, ये है खुला अंतराल। ये खुला अंतराल। अब बंद अंतराल क्या होता है, खुला अंतराल क्या होता है, एक बार आप इसे देख लीजिए। अगर मैं कहूं 5 से 10 बंद अंतराल में, ठीक है, तो इसका मतलब आप पहले जान लीजिए क्या होता है। इसका मतलब ये होता है ना 5 से 10 का मतलब ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 5 से लेके 10 तक सभी शामिल है। लेकिन यदि मैं यही कह दूं खुला अंतराल है, 5 और 10 खुला अंतराल है, तो इसका मतलब क्या होता है 5 और 10 को छोड़कर उसके बीच में जितनी संख्या है वो है खुले अंतराल के अंदर। जैसे देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 5 से 10 है, 5 को छोड़ दीजिए और 10 को छोड़ दीजिए, यानी कि 7, 8, 9, ये होता है खुला अंतराल का मतलब, और ये होता है बंद अंतराल। तो खुला अंतराल में बीच वाला लिया जाता है और बंद अंतराल में शुरू से लेके अंत तक सब लिया जाता है। तो ये चीज जब आप समझ गए ना तो अब आपको मुख्य मान समझना और याद करना दोनों सरल हो जाएगा, क्योंकि मुख्य मान में इस सिंबल का प्रयोग किया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहां पे क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का मुख्य मान क्या होता है, एक मिनट रुकिए। साइन का मुख्य मान क्या होता है, -π/2 से π/2, -π/2 π/2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -90 से +90, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे जो मुख्य मान होता है ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है ना जब आप साइन का मुख्य मान निकालेंगे जो कि आपके 2.1 प्रश्नावली में है, तो उससे जब आप निकालेंगे तो वो आपसे कह देगा भाई कि आप जिसे -90 से +90,
जिसे होता नहीं, यहाँ पे बीच में शून्य होगा और इसका मान यहीं से लेके यहाँ तक आना पड़ेगा, यानी कि -90 से +90 के बीच में आपको मान डालना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए अगर -100 आ जाए तो गलत हो जाएगा, या +100 आ जाए तो गलत, यानी कि इसके बीच में ही रहना चाहिए, -90 से +90 तक ही रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। और आपका क्वेश्चन यदि सॉल्व कर रहे हैं इसके मुख्य मान के अंदर आ रहा है तो सही है, और नहीं आएगा तो उसे कन्वर्ट करेंगे, और वो भी अभी आगे देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो तो क्वेश्चन ही आपका है। अब इसका क्या है, इसका होता है 0 से पाई, 0 से पाई लेकिन बंद अंतराल होता है। अब 0 से पाई का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 0 से 180, यानी कि जैसे इसका मान हमने आपको बताया -90 है, फिर 0 है और फिर +90 है, तो इसका मान -90 की तरफ नहीं और इधर 180 है, तो इसका मान इस साइड से लेके यहां तक होगा, इस साइड की बातें नहीं कर रहा है, ठीक है। तो होगा cos का। अब tan का जान लीजिए, tan का होता है -π/2 से π/2, ठीक है, खुला अंतराल है लेकिन, इसलिए मैं आपको दोनों फॉर्म में लिख दे रहा हूं, -90 से +90, क्योंकि कई लोगों को इस तरीके से याद करने में आसानी होती है, ठीक। अब देखिए इसे आप याद कर लिए ना, अब देखिए क्या होता है sin cos cosec। अब यही बताने के बाद इसके बाद आपके क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कई लोग सोच सकते हैं कि यार क्या बता रहे हैं, थ्योरी बकवास। मैं आपको बता दूं, जो इसे देखेंगे अभी आप देखिए कि क्वेश्चन आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए जो साइन का मुख्य मान होता है वही कॉसेक का होता है, जो साइन का वही कॉसेक का होता है, यानी π/2 से -π/2 से π/2। केवल 0 नहीं लिया जाएगा, जैसे इसमें 0 भी शामिल है ना, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं होता, अभी बताते हैं क्यों नहीं होता। इसमें क्या है 0 से पाई होगा लेकिन 90 नहीं होगा, जैसे इसका 0 से पाई है तो इसका भी 0 से पाई, बस 90 नहीं, इसका -90 से +90 इसका भी वही, लेकिन 0 नहीं, और इसमें 90 नहीं लिया जाएगा। और इसका क्या है, तो इसका भाई मुझे इसका यही होता है, देख लें 0 से पाई खुला अंतराल, मैडम देखें, हाँ 0 से पाई एकदम सही लिखे। अब 0 से पाई मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 से 180 अंश, ठीक है। तो ए भी सही है, बाकी सब सही है, ठीक है, हाँ ए भी सही है और ये भी सब सही है, सब सही है, कोई गलती नहीं है, हाँ सब सही है, ठीक दोस्त, सब सही है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे देखिए, ये हमने आपको क्या बताया था, खुला अंतराल है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए बंद अंतराल वाला सिंबल लगा है, ये भी खुला ही रहेगा, खुला है, समझ रहे। अब आप इसे उतार लीजिए, तो मतलब थोड़ी स्क्रीनशॉट। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने आपसे कहा था ना कॉसेक 0 अंश का मान नहीं लिया जाता है, सेक 90 अंश का मान नहीं लिया जाता, तो क्यों नहीं लिया जाता आप समझ लीजिए। मैं आपको इसी साइड बता दे रहा हूं, अगर आप कॉसेक 90 अंश का मान निकालेंगे, कॉसेक 90 अंश का मान निकालेंगे, तो कॉसेक 90 अंश का मान निकालेंगे कैसे, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। और यहां पे देखिए मैंने क्या कहा आपसे, 0 अंश नहीं लिया जाएगा ना, तो 0 हम ले लेते हैं, यहां हम 0 अंश ले लेते हैं, और थीटा इक्वल टू इसमें भी 0 रखेंगे, तो साइन 0, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है ना, इसका मान इनफाइनाइट आता है, इसका मान अपरिभाषित होता है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। और जब आप सेक 90 अंश का मान निकालेंगे तो इसका मान भी इनफाइनाइट आता है, इसीलिए इन दोनों को नहीं लिया जाता है। कॉसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट होता है इसलिए नहीं लिया जाता, और सेक 90 अंश का मान 0 होता है इसलिए नहीं लिया जाता। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और मैं आपको बता दूं, जब कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो उसके मुख्य मान के अंतर्गत ही उसका मान आना चाहिए, और यदि नहीं आ रहा है तो उसे आप कन्वर्ट करके बनाएंगे। जैसे भी आप कॉस का सॉल्व करिए और उसका 0 से 180 बीच में नहीं आ रहा, माइनस में आ रहा है, तो उसे आप इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि वह उसके मुख्य मान के अंतर्गत आए। तो चलिए आगे चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लीजिए, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं और मैं आप ठीक है, साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे -1/2 है ना, यही लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए माना लिख दीजिए। तो एक
साइन इनवर्स -1/2 को हम थीटा के बराबर मान लेंगे। किसके? थीटा के। अब साइन इनवर्स जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? -1/2 और इधर हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि इधर इनवर्स जब इस साइड आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। अब हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू -1/2। और आप सभी लोग जानते हो कि 1/2 किसका मान होता है? 30 अंश का मान होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस है, माइनस रहने और कितने अंश का मान है? माइनस साइन के 30 अंश का मान है ना। तो साइन 30 अंश, अब साइन 30 अंश को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं π/6, क्योंकि जब π/6 यहाँ 180 होगा और जब 6 से भाग देंगे तो 30 ही अंश आएगा ना, तो हम π/6 भी लिख सकते हैं। तो -30 अंश यानी और इधर रहेगा साइन थीटा। अब साइन से साइन कट जाएगा और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -π/6। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ऐसे आपको लगाना है। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है? तो इसका मान हो गया। अब देखिए मुख्य मान का मतलब क्या था, जो आपको मैं बताया था ना, इसका यूज कैसे आप करेंगे देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया था साइन का मुख्य मान जो होता है वो -90 से लेके +90 के बीच में होता है। तो यानी कि माइनस इधर है -90, इधर है -90, इधर है +90। अब इसका मुख्य मान आपको क्या आया है? 30 अंश आया ना। तो इसका मतलब क्या है? 0 यहाँ कहीं होगा और 30 इधर कहीं होगा, यहीं पे होगा 30। ये देखिए -80 होगा, -70, -60, -50, -30, -20, -10, तब 0 तभी सही ना। तो -30 यहाँ पे है ना, यानी कि ये इसके अंदर ही आ रहा है, तो यह सही है। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं, मैं भी हमारे पास देखिए बुक है, तो मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो मेरे दोस्त मुख्य मान क्या होता है, उसका यूज कैसे करना होता है, आप समझ गए होंगे कितना ज्यादा सरल होता है। मेरे पास 3 मिनट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जल्दी बताऊंगा और इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो अगले पार्ट में होगा, ठीक है? तो देखिए क्या होता है, कॉस इनवर्स, यहाँ पर हम लिख देंगे माना, यहाँ पे हम लिख देंगे माना, और यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे √3/2 इधर हो जाएगा थीटा। अब जब कॉस इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा √3/2 और इधर हो जाएगा कॉस थीटा। अब एक किसके अंश का मान होता है कॉस 30 अंश का मान। तो एक कॉस 30 अंश का मान होता है, तो हम इधर लिख देंगे कॉस 30 अंश। और कॉस 30 अंश को हमने बताया इस तरीके से भी लिख सकते हैं π/6 के रूप में, ऐसे लिख देंगे आप, ऐसे ऐसे दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/6। अब देखिए π/6 का मतलब क्या होता है? 30 अंश। और हमने आपको बताया कि कॉस का जो मुख्य मान होता है वो होता है 0 से π, ठीक है? 0 से π होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मान हो गया 0 से लेके 180, यानी कि इसका मान माइनस में नहीं आना चाहिए। तो क्या आप देखिए π/6 माइनस में, प्लस में है ना, तो 30 है, तो 30 अंश मतलब कहाँ होगा? इधर ही कहीं होगा 30 अंश। तो इसका मतलब यह है कि इसका भी मान जो आया वो इसके मुख्य मान के अंदर ही आया, और यदि नहीं आता तो हम इसे बनाते। तो मेरे दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आपको बता दूं, उसमें तीसरे क्वेश्चन से लेकर लास्ट प्रश्नावली पूरा समाप्त कर देंगे। प्लेलिस्ट हम बनाए हैं क्लास 12 मैथ 2023-24 के नाम से, उसमें आप जाकर सीरियल वाइज लेक्चर प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाकर तुरंत देखना दूसरा पार्ट। अब लेक्चर रहेगा चौथा और रहेगा पार्ट दूसरा।